झेलम नदी की सहायक नदी। जीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में है। जीएसआई का कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, चलिए मार्च करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर बढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे परीक्षा उपयोगी स्टैटिक्स जीके आगे सबसे पहले आप लोग देखिएगा। यहाँ पर कुछ इतिहास से संबंधित है, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार कौन माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, डिजाइन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है पिंगली वेंकैया। हाँ, पिंगली वेंकैया जो हैं वो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले व्यक्ति हैं। भारत के राष्ट्रीय जो ध्वज है उनको डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया को सिलेक्ट दिया गया है। दूसरा चीज याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह जो ध्वज था वो राष्ट्रवाद, संघर्ष और अखंड भारत का सबसे बड़ा प्रतीक बना। ये राष्ट्र जो ध्वज हमारा है वो राष्ट्रवाद, संघर्ष और अखंडता और एकता का सबसे बड़ा प्रतीक इसे माना गया, उस समय बना था। ठीक है, एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम आपको याद रखना होगा, गुलामगिरी। क्या नाम याद रखना है? गुलामगिरी और सामाजिक न्याय। एक पुस्तक गुलामगिरी है और समाज के न्याय के लिए इस पुस्तक का निर्माण किया गया था, सबसे पहले चीज। और यह इसके लेखक जो है कौन है? ज्योतिबा फुले। हाँ, ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले इस पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। और यह पुस्तक जो प्रकाशित किया गया था 1873 ईस्वी में। 1873 में प्रकाशित इस महान और क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फुले। याद रहेगा, ये पुस्तक के बारे में आपको पूछा जाता है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? पहला चीज तो ज्योतिराव फुले है। इसे कब प्रकाशित किया गया? तो 1873 में प्रकाशित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार किसे कहा गया है? तो पिंगली वेंकैया। हाँ, वेंकैया, पिंगली वेंकैया को दिया गया है, यानी कि शिल्पकार हैं, इन्होंने डिजाइन किया है। ठीक है, यहां पर इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर देखिए पृष्ठभूमि में इसमें ध्यान देने की बात क्या है? यह पुस्तक भारत में जातिवाद के घोर विरोध और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को उत्थान के लिए लिखी गई थी। हाँ, यानी कि जातिवाद के जो घोर विरोध थे उसके उत्थान के लिए यह पुस्तक जो है गुलामगिरी ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई थी। और इसका प्रकाशन हुआ था 1873। कब हुआ था? 1873। याद रखिएगा, 1873 ज्योतिराव फुले के द्वारा यह गुलामगिरी पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इसे आधुनिक भारतीय समाज सुधार और समानता के आंदोलनों की आधारशिला माना जाता है। यह पुस्तक को जो है भारतीय समाज सुधार और समानता के आंदोलनों के बोलेंगे आधारशिला माना जाता है। साथियों, नेक्स्ट आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक संबंध या कूटनीतिक संबंध। कूटनीतिक संबंध में यहाँ पर हम आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि अलेक्जेंडर स्टब जो हैं वो कहाँ के हैं? वो है फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। हाँ, अलेक्जेंडर स्टब जो है फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, जो भारत की आधिकारिक यात्रा किए हैं फिलहाल में। ठीक है, भारत और नार्डिक देशों के बीच बढ़ती राजनीतिक और व्यापक साझेदारी मार्च में हुई है। यूरोप और भारत के द्विपक्षीय संबंधों का तकनीकी सहयोग का मजबूत किया गया है इसी महीना में। याद रखिएगा, स्मोलियन संग्रहालय ऑक्सफोर्ड ने 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक कांस्य प्रतिमा भारत को वापस लौटाई है। यह प्रतिमा महान संत थिरुमन काई अलवर की थी। भारत की चतुराई गई ऐसी ऐतिहासिक संपदा की वापसी की दिशा में बहुत बड़ी कूटनीति जीत हुई है। ऐसे आप लोग जैसा स्क्रीनशॉट कर लेंगे और ये पॉइंट को याद कर लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे
कि रक्षा मंत्रालय की ऐतिहासिक समझौता इस महीना में क्या हुआ है। तो रक्षा मंत्रालय की ऐतिहासिक समझौता के बारे में सबसे पहले मुख्य बिंदु याद रखिए। रक्षा मंत्रालय ने दो रक्षा मतलब यहां पर बोलेंगे दो प्रमुख रक्षा सौदे किए हैं, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। 5,083 करोड़ रुपए लागत हुआ है ये दोनों रक्षा विमान पर। याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर का भी नाम करके पूछ देता है। यह सौदा MR यहां पर लिखा ALHMK3 MR हेलीकॉप्टर और VL SHI मतलब सिर्फ मिसाइलों की खरीद के लिए या जो है बजट यूएस इतना खर्च किए हैं रक्षा मंत्रालय द्वारा। भारत इसे क्यों किया गया, महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर, तो भारतीय नौसेना और तटस्थ बल की समुद्री टोही और वायुसेना क्षमता में वृद्धि हो और उसमें जो है मजबूती मिले, इसलिए इसका जो है निर्माण मतलब इसका जो है मंगवाए हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल की भारी बढ़ावा और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक पकड़ की मजबूत होगी। पर्यावरण के बारे में यहां पर देख लेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी और जल विद्युत। विश्व वन्य जीव दिवस 2026 में मनाया जाएगा। थीम है इसका औषधीय और सुगंधित पौधे जैसे स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण करना विश्व वन्य जीव दिवस बनाने का प्रमुख रीजन यह है। पारंपरिक चिकित्सा और आजीवन में वन वनस्पति के संरक्षण में रेखांकित करना भी इसका जो है मुख्य थीम रहेगा। एक आपको जल विद्युत परियोजना याद रखना होगा, उसका नाम क्या है, रतेल जल विद्युत परियोजना। यह जो है चिनाब नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। इसमें जो है 850 मेगावाट की विशाल परियोजना का निर्माण हो रहा है, चिनाब नदी पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय विकास को गति देना इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। रतेल जल विद्युत परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर याद रहेगा सबसे ऊपर भारत के ऊपर मुड़ी पास 850 मेगा जो है जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है और चिनाब नदी पर किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा कोल्लेरू वन्य जीव अभ्यारण्य। एक कोल्लेरू वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताया गया कि इसके जो विरोधी जो थे वही लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश में स्थिति या अभ्यारण्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने के कारण में चर्चा हो रही है। इसमें जो अवैध अतिक्रमण जो बिना फसुल के अतिक्रमण हो रहे हैं इसको हटाने की चर्चा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो रही है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक और महत्वपूर्ण रामसर स्थल है। कौन? कोल्लेरू वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, मीठे जल के लिए ये भी जाना जाता है, मीठे पानी के लिए झील जाना जाता है या झील। खेल जगत की प्रमुख खबरें से भी आप लोग देख लीजिएगा। एक महिला है जिसका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने याद रखिएगा आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर इतिहास रचा है। याद रखिएगा स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी में रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं और इतिहास को रच दिया है। यह हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पूछेगा कि आईसीसी में महिला आईसीसी में पहला बल्लेबाज कौन है जिसने इतिहास रचा है, तो स्मृति मंधाना याद रखिएगा। दूसरा याद रखना है अस्मिता लिंग का विशेष संस्करण इसी मार्च महीने में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च अवसर पर अस्मिता लिंग के विशेष संस्कार की घोषणा की है। महिलाओं को खेल में प्रोत्साहित करने का एक बड़ा सरकारी पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। यहां पर बोल रहा है डोपिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। जैसे यहां पर पूजा आत्माराम पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया गया आप लोग देख सकते हैं। यहां पर क्लीन स्पोर्ट्स नीति को बनाए रखना इसका प्रमुख प्रभाव पड़ा है। आगे देखिएगा सरकारी योजनाओं की पहल युवा संगठन फेज
जैसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण का शुभारंभ किया गया है। यह पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया है। देश के विभिन्न राज्यों और युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकता का बढ़ावा दिया गया है। युवा संगम फेज 6 का फॉर्म भरा रहा है, आप लोग भर सकते हैं। परीक्षा उपयोगी, हाँ आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर जो चीज आपको दिखाया गया परीक्षा उपयोगी स्टैटिक्स जीके है, ये 3 चीज याद रखिएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, किशन गंगा नदी, जीएसआई का मुख्यालय। यहां से एक प्रश्न आपको करंट अफेयर में पूछे जाएंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां पर देखिएगा सतपुड़ा, ये चीज मध्य प्रदेश, ये वाला इलाका देख रहे होंगे ना। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और सबसे इसकी ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। दूसरा चीज किशन गंगा नदी, जो कि जम्मू कश्मीर। झेलम नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। ये चीज आपको याद रखना है। किशन गंगा नदी जम्मू कश्मीर, झेलम नदी की सहायक नदी। जीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में है। जीएसआई का करके फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। यहां पर दिखाया गया है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।